मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त श्वेता जया पांडे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अक्टूबर के महीने में आप कहां घूमने जा सकते हैं, कौन सी जगह इसके लिए परफेक्ट होगा। तो आपको बता दूं कि अक्टूबर का समय एक ऐसा समय होता है, एक ऐसा मौसम होता है जबकि वेदर बहुत ही प्लीजेंट होता है और इस समय आप बीचेस पर भी घूमने जा सकते हैं, माउंटेन्स पर भी घूमने जा सकते हैं, बल्कि देश के कुछ ऐसे हिस्से में जाना चाहिए जहाँ की आप कल्चर को, कलर्स को और फेस्टिवल्स को एंजॉय कर सकें, क्योंकि इस समय नवरात्रि, दशहरा और आगे दीपावली भी आएगी। सबसे पहले मैं अक्टूबर की बात करूं, यानी कि दशहरे के सीजन की बात करूं, नवरात्रि के त्यौहार की बात करूं, तो इस समय देश के 3 हिस्सों में आप जा सकते हैं और बहुत ही अच्छे से आप कल्चर को एंजॉय कर सकते हैं, फेस्टिव सीजन को एंजॉय कर सकते हैं। इसमें मैं आपको 3 शहरों के बारे में बताऊंगी जहां की फेस्टिव सीजन, खासकर नवरात्रि, रामलीला और दशहरा बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इसमें पहला नाम है कोलकाता का। कोलकाता, जो कि आप जानते ही होंगे कि अपनी नवरात्रि और दुर्गा पूजा के लिए काफ़ी ज़्यादा मशहूर है और देश ही नहीं पूरी दुनिया से लोग अट्रैक्ट होकर के यहाँ फेस्टिवल्स मनाने के लिए आते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोलकाता की। মা দুর্গার আগমনে উল্লাসে আলিঙ্গনে মহামারী মুছে যাবে আজ। ঢাকের পিঠে পড়লো কাটি, পুজো হোক জমজমাটি, নতুন সাজে সেজেছে আকাশ। कोलकाता में दुर्गा पूजा इतने शानदार तरीके से मनाया जाता है कि इस दौरान इस शहर के नज़ारे ही बदल जाते हैं। जगह जगह दुर्गा माँ के हजारों पंडाल सजे होते हैं तो दूसरी तरफ सैकड़ों मेले लगे होते हैं। कोलकाता में हर तरफ सिर्फ भक्ति, नाच गाने और खाने पीने का माहौल होता है और 10 दिन के लिए कोलकाता के लोग सब कुछ भूलकर बस दुर्गा पूजा के जश्न में डूबे हुए नजर आते हैं। अगर आप कोलकाता की अनोखी दुर्गा पूजा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए मेमोरेबल होने वाला है। कहीं बुर्ज खलीफा के थीम के पंडाल नजर आते हैं तो कहीं चूड़ियों और शीशे से बने शीश महल दिखते हैं। इन पंडालों में करोड़ों रुपए खर्च करके सजावट की जाती है, जिसके शानदार काम को देखकर आप इसे बनाने वाले कलाकारों और कारीगरों के मुरीद हो जाएंगे। জমাটি নতুন সাজে সেজেছে আকাশ। সাজানো বরণডালা, আকাশে মেঘের ভেলা, চলছে ধুনুচি নাচ। আসলার ঘন্টা বাজে, এলো মা নতুন সাজে, আকাশে পূজার বন্দনা, খুশিতে মুড়মুড়েছে আজ। तो कोलकाता की जो दुर्गा पूजा है, यहाँ की जो नवरात्रि है, वो कई मायनों में खास है। अगर आप दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में रहते हैं, महानगरों में रहते हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत कम ही उस तरह का नज़ारा देखने को मिलता होगा कि हर गली में पंडाल हो कि देखकर ऐसा लगे कि कोई बहुत बड़ी शादी होने वाली है या कोई बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है। और कहा जाता है कि यहाँ पर महिलाएं, बच्चे और घर के बाकी सदस्य भी अपने 10 दिन के घूमने के हिसाब से 10 अलग अलग कपड़े खरीदते हैं और यहाँ के पंडालों के लिए भी अखबारों में छपता है। आपने खबरें भी देखी होंगी कि करोड़ों रुपए खर्च कर करके एक एक पंडाल को बनाया जाता है। इसकी समाप्ति होती है तो समाप्ति के समय महिलाएं यहाँ पर जो सिंदूर खेला करती हैं, जो एक दूसरे को सिंदूर लगाती हैं, माता दुर्गा को सबसे पहले वो सिंदूर लगाया जाता है और उसके आशीर्वाद के रूप में बाकी महिलाएं जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो भी एक दूसरे को लगाती हैं सिंदूर। और सिंदूर खेला जो होता है वो बहुत ही मशहूर है। तो खाने पीने से लेकर के, पहनावे से लेकर के, कल्चर से लेकर के, जो लाइटिंग होती है, जो पंडालों की सजावट होती है, वो सब कुछ इतना आलीशान, इतना खूबसूरत होता है कि इसको देखना अपने आप में
पूरे भारत की संस्कृति को एक साथ इन 10 दिनों में देख लेने जैसा होता है। दूसरा नाम है इस लिस्ट में मैसूर का। जी हाँ, मैसूर जो कि अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। मैसूर अपने दशहरा मनाने के अंदाज के लिए जाना जाता है। मैसूर दक्षिण भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, जहां की पूरी दुनिया से पर्यटक हर साल घूमने के लिए आते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद होती है घूमने वालों की वो इसी अक्टूबर में यानी कि दशहरे के समय में लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि इस समय 10 दिनों तक शाही पैलेस को आम लोगों के लिए खोल दिया जाता है और आम लोग यहाँ पर पूरे 10 दिन तक इस उत्सव में शामिल होते हैं, जो कि दशहरे का खास उत्सव होता है। झांकियाँ निकाली जाती हैं और जो 10वें दिन का आयोजन होता है वो माशाअल्लाह कमाल होता है। इसको टीवी पर भी लाइव टेलीकास्ट किया जाता है। अगर आपने देखा हो, अगर अब तक आप इसको देखने से चूक गए हैं तो मैं तो कहूँगी कि अगर आप ट्रैवल लवर हैं तो आपको मैसूर जाना चाहिए। यहाँ वास्तुकला और शाही विरासत के लिए मैसूर को जाना जाता है और इसी विरासत और शाही अंदाज को डिस्प्ले किया जाता है इस दशहरे के दौरान। इसके 10वें दिन जंबू सवारी निकलती है बलराम नाम के गजराज की, जिसके हौदे को देखने के लिए, उसके खूबसूरत सजावट और इस जुलूस को देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जुटते हैं और सबकी निगाहें एक टक वहीं पर टिकी रहती हैं। तो बेहद खूबसूरत ये उत्सव होता है। मुझे लगता है कि हमें एक बार अपनी ज़िंदगी में इस खास दशहरे के उत्सव को ज़रूर देखना चाहिए। विजयदशमी के पर्व पर अपने गौरवशाली अतीत की दास्तां कहता है मैसूर का दशहरा। अपनी शाही विरासतों की कहानियां सुनाती झांकियां जब सड़कों से गुजरती हैं तो पूरा शहर जोश और उत्साह की बारिश में डूब जाता है। शाही पैलेस में आज भी सदियों पुरानी परंपरा निभाई जाती है और पूरे विधि विधान से दशहरा पूजा की शुरुआत होती है। चमचमाता महल, सुनहरा सिंहासन, राजा, राज दरबार और सैनिकों की मौजूदगी आज भी मैसूर और हिंदुस्तान की शाही विरासत की दास्तान बयां करते हैं। इसके बाद शाही परिवार जब पैलेस से निकलकर सड़कों पर आम लोगों के बीच पहुंचता है तो उनकी एक झलक देखने के लिए लोग उमड़ पड़ते हैं। विदेशी पर्यटक भी इस नज़ारे को अपने कैमरों में कैद करते हैं और लगता है उत्सव का ये अंदाज इस मॉडर्न 21st सेंचुरी में भी 16वीं शताब्दी की याद दिलाता है। पूरे मैसूर में दशहरे में 10 दिन तक कहीं कल्चरल प्रोग्राम हो रहे होते हैं तो कहीं कलरफुल मेले, कहीं कुश्ती तो कहीं घुड़सवारी के दंगल, और मैसूर के साथ साथ पूरे देश और पूरी दुनिया से यहाँ पहुंचे पर्यटक इसे खूब एंजॉय करते हैं। यहाँ आखिरी दिन निकलता है ग्रैंड कार्निवल, जिसमें पूरी दुनिया के कलाकार हिस्सा लेते हैं। खूबसूरत पारंपरिक झांकियों की सजावट देखने लायक होती है। भव्य जुलूस में मस्त अंदाज में चल रहे हाथी और उनके सुनहरे हौदे सबके आकर्षण का केंद्र होते हैं, जिसमें सबसे खास वो पल होता है जब सजा धजा गजराज बलराम अपने खूबसूरत हौदे के साथ सामने आता है। जयकारों और तालियों की गूंज से पूरा माहौल गरज उठता है और इस दिन यहाँ हर तरफ सुरक्षा इतनी सख्त होती है कि परिंदा भी पर न मार सके। सड़कों के दोनों तरफ भीड़ उमड़ रही होती है और कलाकार भेष बदलकर कुछ एंशिएंट कैरेक्टर्स या एनिमल्स कैरेक्टर्स प्ले कर रहे होते हैं। भगवान राम भी अपने परिवार और गुरु के साथ जुलूस में शामिल नजर आते हैं। नृत्य, संगीत और ढोल नगाड़ों की आवाज इस माहौल को और अद्भुत बना देती है। वहीं दूसरी तरफ मैसूर में रात का नजारा भी ब्यूटीफुल होता है। हर तरफ अट्रैक्टिव लाइटिंग्स और चहल पहल, जैसे पूरा शहर ही जश्न में डूब गया हो। दुनिया भर के फोटोग्राफर्स और ब्लॉगर्स के लिए ये एक शानदार मौका है इंडियन कल्चर और फेस्टिवल के कलर्स को इतने करीब से देखने और कैप्चर करने का। वाकई ये पल नायाब होते हैं जिन्हें एक बार जरूर जीना चाहिए। शोभा यात्रा, झांकियां, जबरदस्त लाइटिंग और जबरदस्त माहौल। जी हाँ,
तीसरा नाम है इस लिस्ट में प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद का। अगर आप वास्तव में रामलीला का खूबसूरत मंचन, वो भी अलग अलग अंदाज में अलग अलग कमेटियों के द्वारा देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको प्रयागराज दशहरे में एक बार जरूर जाना चाहिए। मुठ्ठेगंज, दारागंज, पत्थरचट्टी, कटरा, पजावा, कई तरह की यहाँ कमेटियां हैं जो कि रामलीलाओं का मंचन कराती हैं, और वो भी इतने शाही अंदाज में, इतने बड़े अंदाज में इन पंडालों को बनाया जाता है, इन पर खर्च किया जाता है, इनकी लाइटिंग और इनकी खूबसूरती पर खर्च किया जाता है। जो झांकियाँ निकाली जाती हैं उन पर इतना ज़्यादा खर्च किया जाता है कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये कितनी भव्य नज़र आती हैं। और इसमें हर शख्स का योगदान होता है, यानी कि प्रयागवासी खुशी खुशी इसमें सैकड़ों हज़ारों रुपए दान के रूप में देते हैं और खुद भी इसका हिस्सा बनते हैं। शहर के अलग अलग हिस्से में रामलीला का मंचन कराती हैं और उनका एक दिन तय होता है, जबकि उनकी झांकियाँ पूरे शहर भर में अलग अलग रास्तों से होकर निकाली जाती हैं। और इसको देखने के लिए पूरी दुनिया से, यानी कि विदेशों से भी लोग आते हैं। विदेशी पर्यटक भी इस समय ज़्यादातर होटल्स जो होते हैं उनमें फुल हो जाते हैं, बुकिंग फुल हो जाती है, और आम लोग तो सड़कों के दोनों तरफ खड़े हो ही जाते हैं इनको देखने के लिए। उनकी तो आस्था भी होती है, भक्ति भी होती है। जब राम, लक्ष्मण, सीता, हर कोई रथों पर सवार होकर के जब वो निकलते हैं और खूबसूरत लाइटिंग होती है, क्या ज़बरदस्त माहौल होता है। जो क्राउड होता है वो भक्ति, आस्था, जुनून, जोश सबसे भरा हुआ होता है। तो ये एक बहुत बड़ा आकर्षण होता है। हर रोज़ रामलीला का मंचन होता है पूरे दशहरे भर में। और जो झांकियाँ निकाली जाती हैं, तो इलाहाबाद के कई ऐसी कमेटियाँ हैं जहाँ की राम की पूजा से पहले रावण की पूजा होती है, और वहाँ रावण को एक राजा के रूप में पहले उसका राज्याभिषेक किया जाता है। उसके बाद उसको सजा करके और उसके बाद उसको रथ में बिठा करके उसके बंधु बांधवों के साथ, उसके फैमिली मेम्बर्स के साथ, और उसके बाद इन झांकियों को निकाला जाता है। मेरा नाम रावण, मैं अपने पूरे परिवार के साथ भ्रमण करने निकला हूँ, और जिसने भी राम का नाम लिया उसका नाक कान काट के उसको शीशा पिला दिया जाएगा। यानी कि रावण की पूजा की एक अलग परंपरा यहाँ कुछ क्षेत्रों में देखने को मिलती है। इसको भी देखने के लिए, इसको कवर करने के लिए बहुत सारे जर्नलिस्ट भी आते हैं पूरी दुनिया से, और आम लोग तो इसका हिस्सा बनते ही हैं। शारदीय नवरात्र में दशहरा मेला और रामलीला का मंचन जिस अंदाज में प्रयागराज में होता है, वो देश में कहीं और नहीं होता। यहाँ कई किलोमीटर में दशहरे का मेला लगता है, जिसमें रात भर लोग लुत्फ उठाते हैं और झांकियां देखते हैं। नवरात्र की पंचमी से विजयादशमी तक अलग अलग मोहल्लों में चौकियां निकाली जाती हैं। ये चौकियां कलात्मक और श्रृंगार की होती हैं। किसी रामलीला में 100 फीट लंबा मंच बनाया जाता है, तो कहीं के डिजिटल एंड साउंड शोज आकर्षण होते हैं। कहीं की रामलीला को ब्रिटिश कालीन ऐतिहासिक रामलीला बताया जाता है, तो कहीं मध्यकालीन भारत में शुरू होने वाली रामलीला दिखती है। बड़ी बात यह है कि यहाँ जो कलाकार रामलीलाओं में हिस्सा लेते हैं वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, जो प्रयागराज के गंगा जमुनी तहजीब को दिखाता है। यहाँ कई मुस्लिम कलाकार भी सालों से राम, सीता, रावण या हनुमान की भूमिका निभाते आ रहे हैं। साथ ही अयोध्या, चित्रकूट, मेरठ, कानपुर और दूर दूर के शहरों से भी यहाँ कलाकार 10 दिन के इस मंचन के लिए आते हैं। इन कलाकारों का डेली 3 से 4 घंटे तक मेकअप होता है और बेहद मेहनत और करीने से इनका कॉस्ट्यूम डिजाइन भी किया जाता है। हर एक रामलीला में 400 से 500 कलाकार हिस्सा लेते हैं और पूरे भव्य अंदाज में लीलाओं को जीवंत कर देते हैं। और इस पर भी स्टोरी करने के लिए कई देशों के जर्नलिस्ट यहाँ आते हैं। यानी आप यहाँ दशहरे में एक शानदार एक्सपीरियंस चाहते हैं तो प्रयागराज का रुख कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कुछ और शहरों के दशहरा फेस्टिवल देखना चाहते हैं तो कुल्लू का दशहरा और बस्तर का दशहरा उत्सव भी काफी मशहूर है। साथ ही गरबा महोत्सव का हिस्सा बनने के लिए आप गुजरात का रुख भी कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों ही जगह पर जाने से पहले एक चीज का ध्यान आपको जरूर रखना है कि अगर आप तुरंत यहाँ की बुकिंग कराएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा। ट्रेन के टिकट्स नहीं मिलेंगे, एरोप्लेन के टिकट्स आपको महंगे मिलेंगे, चाहे कोलकाता की बात करें, मैसूर की बात करें या फिर प्रयागराज की बात करें। तो इसलिए अपनी प्लानिंग थोड़ा पहले करें। हाँ, अगर आप अपनी गाड़ी से, अपने कन्वेंस से जाना चाहते हैं या ग्रुप में कोई गाड़ी बुक करके आप जाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये किफ़ायती होगा।
और कितना खर्च आएगा, अगर हम खर्च की बात करें तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कितने पहले ये बुकिंग कराई है। वहाँ जाकर रुकने यानी होटल्स की भी बुकिंग आपने कितने पहले कराया है। वहाँ जाके रुकने के बाद जो घूमने, खाने पीने, शॉपिंग का खर्च है वो आपके ऊपर ही है कि आप वहाँ पर कितना एंजॉय करना चाहते हैं, कितने दिन के लिए रुकना चाहते हैं और कितना ज़्यादा खर्च आता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन, कुछ नई जानकारी आपको ज़रूर मिली होगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे मेल आईडी पर आप जो भी दूसरी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, दूसरी क्वेरीज कुछ आपकी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपको ये जगह, तीनों ही जगह कैसी लगी, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन कैसा लगा, ये मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए। हैव अ नाइस डे।